1922 की बात है। एक बहुत मशहूर मनोचिकित्सक थे कार्ल युंग। उन्होंने ज्यूरिक झील के किनारे एक छोटा सा पत्थर का घर बनाया। द टावर नाम दिया था उन्होंने उसे। हाँ, द टावर। और मतलब वो कोई आम घर नहीं था। वहां ना बिजली थी न पानी। और उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर भी नहीं आ सकता था। बिल्कुल। वो उनका अपना किला था, बाहरी दुनिया के शोर से एकदम दूर, सिर्फ सोचने और लिखने के लिए। और जब हम आज अपनी दुनिया को देखते हैं तो लगता है कि हम खालियों की दुनिया से बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। सही कहा। हमारा फोन हर 2 मिनट में बजता है, लैपटॉप पर 10-15 टैब तो खुले ही रहते हैं, और कैलेंडर मीटिंग से भरा रहता है। एकांत और शांति तो जैसे एक लग्जरी बन गई है। ये समझना कि इस शोर शराबे के बीच वो कौन सी एक चीज है जो हमें बाकियों से मीलों आगे ले जा सकती है। हाँ, और मेरे ख्याल से इसे समझने के लिए हमें 3 चीज़ों पर गौर करना होगा। पहला तो ये डीप वर्क है क्या, और इतिहास के बड़े बड़े लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते थे। ठीक है। फिर देखेंगे कि ये आज के दौर में पैसे और करियर के लिए क्यों एक महाशक्ति बन गई है। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो हम इसे कर क्यों नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसे मतलब आसान भाषा में समझते हैं, ये डीप वर्क आखिर है क्या। देखिए, किताब के मुताबिक ये वो काम है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, दरवाज़ा बंद करके, फ़ोन साइलेंट करके, किसी एक चीज़ पर अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं। अच्छा, तो ये आपकी दिमागी क्षमता को उसकी लिमिट तक पुश करता है। बिल्कुल, जहां आप कुछ नया बना पाते हैं या कुछ मुश्किल सीख पाते हैं। और जैसा आपने कार्ल युंग का उदाहरण दिया, इतिहास तो ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अनजाने में इस सिद्धांत को अपनाया। मार्क ट्वेन को ही ले लीजिए। हाँ, उनका तो किस्सा ही कमाल है। उन्होंने दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जैसी किताब एक छोटी सी अलग थलग झोपड़ी में लिखी थी। मैंने सुना है कि वो झोपड़ी उनके घर से इतनी दूर थी कि परिवार वालों को उन्हें खाने के लिए बुलाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता था, एक हॉर्न बजाना पड़ता था। हाँ, सोचिए, मतलब डिस्टर्बेंस का कोई चांस ही नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं। जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी, हाँ, तो वो सोशल मीडिया से पूरी तरह से गायब थी। 2009 में उनके स्टाफ ने उनका ट्विटर अकाउंट बनाया। जानते हैं अगले 1.5 साल में उन्होंने क्या ट्वीट किया? शायद कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ट्वीट, और उसमें लिखा था, ये मेरा असली अकाउंट है, लेकिन अभी मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिलहाल पेन और कागज ही मेरी प्राथमिकता है। वाह, उस दौर में जब हर कोई ऑनलाइन रहना चाहता था, वो जानबूझकर इससे दूर रहीं। ये बहुत दिलचस्प है। बिल गेट्स का भी तो ऐसा ही कुछ था, है ना? जी हाँ, बिल गेट्स, जो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, मतलब टेक्नोलॉजी के सेंटर में थे, लेकिन वो भी साल में 2 बार थिंक वीक्स के लिए एक झील किनारे बने कॉटेज में चले जाते थे। बिना फोन, बिना ईमेल के। कोई फोन, कोई ईमेल नहीं। वो वहां सिर्फ पढ़ते थे और बड़े आइडियाज पर सोचते थे। 1995 का उनका वो मशहूर मेमो, द इंटरनेट टाइडल वेव, जिसने माइक्रोसॉफ्ट की पूरी दिशा बदल दी। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो मेमो भी ऐसे ही एक थिंक वीक में लिखा गया था। इन लोगों की कहानियां सुनकर तो कमाल लगता है, लेकिन जब मैं अपने या अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचती हूँ तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हाँ, सही कहा आपने। 2012 में मैकेंजी की एक स्टडी थी जिसे पता चला कि एक औसत नॉलेज वर्कर अपने काम के घंटों का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है। 60%? मतलब आधे से ज्यादा दिन। और उसमें से भी 30% टाइम तो सिर्फ ईमेल पढ़ने और उनका जवाब देने में जाता है। तो यही वो सतही कार्य या शैलो वर्क है जिसके बारे में किताब बात करती है। बिल्कुल, ये है शैलो वर्क। ये ऐसे काम हैं जो दिमागी तौर पर मुश्किल नहीं होते, अक्सर ध्यान बटे होने की हालत में किए जाते हैं, जैसे मीटिंग में बैठे बैठे ईमेल का जवाब देना। और सच कहें तो ये दुनिया में कोई बहुत बड़ा नया मूल्य नहीं जोड़ते। इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। हाँ, और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर इसका हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे करियर पर क्या असर पड़ता है, इसे समझने के लिए शायद जेसन बेन की कहानी सबसे सही रहेगी। हाँ, जेसन बेन की कहानी इस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझाती है। बेन एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे और वो खुद मानते थे कि उनका काम इतना सतही था कि उसे एक एक्सेल मैक्रो से रिप्लेस किया जा सकता था। अच्छा। वो बुरी तरह से इंटरनेट की लत का शिकार थे। उन्होंने खुद ट्रैक किया और पाया कि कुछ दिनों में वो अपने काम का 98% समय सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग में बर्बाद कर रहे थे। 99%? ये तो अविश्वसनीय है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। अपनी $40,000 सालाना की नौकरी छोड़ दी और कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का तय किया।
बिना किसी जानकारी के? उन्हें तो प्रोग्रामिंग आती भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता था उन्हें। पर उन्होंने ये किया डीप वर्क से। एक महंगा कोर्स ज्वाइन किया और खुद पर सख्त नियम लागू किए। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचते, एक शांत कमरे में बैठते और घंटों तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कोडिंग सीखते। कोई फेसबुक नहीं, कोई ईमेल नहीं। और साल भर के अंदर उनकी सैलरी $40,000 से बढ़कर $1,00,000 हो गई। वाओ! मतलब उन्होंने अपनी कीमत दोगुनी से भी ज्यादा कर ली, सिर्फ अपनी सीखने की क्षमता के दम पर। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बेन की कहानी आज की अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए जरूरी 2 सबसे अहम स्किल्स को दिखाती है। कौन सी 2 स्किल्स? पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की क्षमता, और दूसरी, हाई क्वालिटी का काम तेजी से करने की क्षमता। और ये दोनों ही डीप वर्क के बिना मुमकिन नहीं है। हाँ, दोनों का इंजन डीप वर्क ही है। सीखने के विज्ञान को ही देखिए। किसी भी मुश्किल स्किल को सीखने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मतलब सोच समझकर किया गया अभ्यास। और उसके लिए तो पूरा ध्यान चाहिए होता है। हाँ, बिना भटकाव के। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ बहुत ही कमाल का होता है आपके दिमाग में। 1 मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ध्यान लगाने से हमारे दिमाग की बनावट फिजिकली बदल सकती है? ये सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये बिल्कुल सच है। ये न्यूरोसाइंस है। जब हम किसी चीज पर गहराई से ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन नाम की एक परत मोटी होने लगती है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जैसे बिजली की तारों पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। जितनी मोटी कोटिंग, करंट उतना ही तेजी से और बिना लीक हुए दौड़ेगा। मतलब हमारा दिमागी सर्किट सुपर फास्ट और ज्यादा असरदार बन जाता है। एग्जैक्टली। फोकस करना असल में आपके दिमाग का हार्डवेयर अपग्रेड करने जैसा है। मतलब हर बार जब हम फोन उठाकर अपना ध्यान भटकाते हैं तो हम अपने दिमाग का हार्डवेयर अपग्रेड करने का मौका गंवा रहे होते हैं। ये तो डरावना है। हाँ, और उत्पादन के मामले में किताब एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला देती है। अच्छा। फॉर्मूला है, काम की क्वालिटी इज इक्वल टू लगाया गया समय इनटू ध्यान की गहराई। ज्यादातर लोग पहले हिस्से यानी समय पर ध्यान देते हैं, जबकि असली ताकत दूसरे हिस्से ध्यान की गहराई में छिपी है। बिल्कुल। आप आधे समय में 2 गुना बेहतर काम कर सकते हैं अगर आपका ध्यान 100% हो। इसका एक अच्छा उदाहरण वॉटन के प्रोफेसर एडम ग्रांट हैं। हाँ, वो तो अपनी जबरदस्त प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। एक ही साल में 7 बड़े रिसर्च पेपर प्रकाशित कर चुके थे, जबकि उनके फील्ड में 1 या 2 पेपर छापना भी बड़ी बात मानी जाती है। और उनकी रणनीति यही थी, वो 3 से 4 दिन के लंबे ब्लॉक तय करते हैं और उन दिनों में दुनिया से कट जाते हैं। उनके ऑफिस के दरवाजे पर लिखा होता है कि डिस्टर्ब ना करें और ईमेल पर ऑटो रिप्लाई लगा होता है। हाँ, और वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक गहरी वजह है, जिसे किताब में अटेंशन रेजिड्यू यानी ध्यान का अवशेष कहा गया है। ध्यान का अवशेष ये क्या होता है? जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, जैसे एक रिपोर्ट लिखते लिखते अचानक ईमेल चेक करने लगते हैं, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से नए काम पर नहीं आ पाता। हाँ, ये तो महसूस किया है। हमारे ध्यान का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में सोच रहा होता है। बिल्कुल। आप एक जरूरी रिपोर्ट लिखने बैठते हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी 5 मिनट पहले आए उस गुस्से वाले ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। नतीजा, आप रिपोर्ट पर 100% ध्यान नहीं दे पाते। और जितनी बार आप स्विच करते हैं उतना ही ज्यादा ये अवशेष जमा होता जाता है और आपकी दिमागी क्षमता कम होती जाती है। एडम ग्रांट जैसे लोग लंबे समय तक एक ही काम पर फोकस करके इसी अवशेष से बचते हैं। ये सब सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। सीखना तेज हो जाता है, काम बेहतर होता है। लेकिन यही मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर डीप वर्क इतना जबरदस्त है तो हमारे ऑफिस का माहौल इसके इतना खिलाफ क्यों है? हम सब ओपन ऑफिस, लगातार पिंग होते मैसेज वाली दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी संस्कृति ही हमें डीप वर्क करने से रोक रही है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? और किताब इसके 3 मुख्य कारण बताती है। पहला है न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत। मतलब? इसका मतलब है कि जब हमें किसी काम के असर के बारे में तुरंत और साफ फीडबैक नहीं मिलता, तो हम हमेशा वो काम चुनते हैं जो उस पल में सबसे आसान लगता है। जैसे? किसी मुश्किल रिपोर्ट पर घंटों सोचने के बजाय 10 ईमेल का फटाफट जवाब दे देना, क्योंकि उससे तुरंत काम खत्म करने की संतुष्टि मिलती है। एकदम सही। एकदम। दूसरा कारण है उत्पादकता की प्रतिनिधि के रूप में व्यस्तता। बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। हाँ, आज के नॉलेज वर्क में किसी की काम की क्वालिटी को मापना बहुत मुश्किल है। एक फैक्ट्री वर्कर ने एक दिन में कितनी कारें बनाई, ये गिनना आसान है, लेकिन एक मैनेजर ने क्या वैल्यू क्रिएट की, ये कैसे मापेंगे? तो क्योंकि हम वैल्यू नहीं माप सकते, हम व्यस्तता को मापने लगते हैं। जो इंसान हर मीटिंग में है, हर ईमेल का तुरंत जवाब दे रहा है, वो हमें बहुत प्रोडक्टिव लगता है।
भले ही उसका असली काम कुछ भी ना हो रहा हो, व्यस्त दिखना काम करने का सबूत बन गया है। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक कारण है टेक्नोपोली। ये एक ऐसी संस्कृति है जहां इंटरनेट से जुड़ी हर नई चीज को बिना सवाल किए अपना लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि अगर कोई चीज नई और तकनीकी है तो वो अच्छी ही होगी। इसका कोई मजेदार उदाहरण? हाँ, जब मशहूर उपन्यासकार जॉनथन फ्रेंजन ने ट्विटर की आलोचना की तो लोगों ने उनकी बात पर बहस करने के बजाय उन्हें एक पुराना टेक्नोलॉजी से डरने वाला इंसान कहकर उनका मजाक उड़ाया। मतलब सवाल पूछना ही मना है। बिल्कुल। एक और उदाहरण तो और भी मजेदार है। एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी, मतलब एक बहुत ही पारंपरिक बोरिंग सा उद्योग, अपने ट्रकों के पीछे स्टिकर लगाकर घूम रही थी कि हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। एक ट्रक के पीछे कौन करेगा लाइक? शायद कोई भी नहीं, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनपे ऑनलाइन दिखने का एक सामाजिक दबाव था, भले ही उसका उनके बिजनेस से कोई लेना देना हो या ना हो। ठीक है, तो ये साफ है कि डीप वर्क हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, हमारी कमाई बढ़ा सकता है। लेकिन किताब का तर्क है कि ये इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। बिल्कुल, और ये सबसे जरूरी बात है। किताब इसे 3 स्तरों पर समझाती है: न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल। चलिए न्यूरोलॉजिकल स्तर से शुरू करते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर ये बहुत सरल और शक्तिशाली विचार है। किताब में एक लाइन है: आपका संसार उन चीजों का परिणाम है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब जिस चीज को हम अटेंशन देते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हाँ, अगर आपका ध्यान हमेशा बिखरी हुई सतही चीजों पर है, ईमेल, सोशल मीडिया फीड, तो आपकी दुनिया और आपका जीवन भी वैसा ही बिखरा हुआ और सतही महसूस होगा। इसके उलट जब आप अपना ध्यान गहरी सार्थक चीजों पर लगाते हैं तो आपका दिमाग आपके लिए एक समृद्ध और व्यवस्थित दुनिया बनाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये मनोवैज्ञानिक स्तर से कैसे जुड़ता है? ये मिहाई शिक्षित के फ्लो या प्रवाह के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। फ्लो वो जादुई मानसिक स्थिति है जब हम किसी चुनौतीपूर्ण काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, समय का एहसास खो देते हैं और काम अपने आप में एक इनाम बन जाता है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। जब आप कोई ऐसा काम कर रही होती हैं जो आपको पसंद है तो घंटों बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और चिक्सिन-पिहाई की रिसर्च एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपने खाली समय में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, वीकेंड पर। लेकिन डेटा बताता है कि लोग अक्सर काम पर ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि काम पर फ्लो में जाने का मौका मिलता है। खाली समय अक्सर बिना किसी स्ट्रक्चर के होता है और बेचैनी पैदा कर सकता है, और डीप वर्क फ्लो में जाने का सबसे अच्छा तरीका है। और दार्शनिक स्तर, ये सबसे गहरा तर्क लगता है। हाँ, और ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत तर्क है। ये एक शिल्पकार यानी एक क्राफ्ट्समैन के विचार से जुड़ा है। एक बढ़ई या लोहार को सोचिए, जब वो लकड़ी या लोहे के एक टुकड़े पर काम करता है तो वो सिर्फ एक कुर्सी या औजार नहीं बना रहा होता है, वो कुछ उससे ज्यादा कर रहा होता है। वो उस बेतरतीब चीज में छिपी हुई संभावना को खोजता है, उसे एक शक्ल देता है और दुनिया में एक व्यवस्था और सुंदरता लाता है। उसका काम पवित्र है क्योंकि वो अस्त व्यस्त दुनिया में अर्थ पैदा कर रहा है। तो किताब का कहना है कि नॉलेज वर्क में भी ये संभव है। बिल्कुल। चाहे आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हो जो एक सुंदर सुव्यवस्थित कोड लिख रहे हो, या एक लेखक जो एक जटिल तर्क को शब्दों में ढाल रहा हो, जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप भी उस शिल्पकार की तरह अपने काम में एक गहरा अर्थ और संतुष्टि खोजते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो हमने कार्ल युंग के एकांत टावर से शुरुआत की, फिर हमने जेसन बेन की कहानी से डीप वर्क की आर्थिक ताकत को समझा, और ये भी देखा कि हमारी आज की संस्कृति व्यस्त दिखने की होड़ और टेक्नोलॉजी की अंधी दौड़ हमें इस ताकत से दूर क्यों ले जा रही है। और अंत में हमने ये जाना कि ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि एक ज्यादा गहरा और सार्थक जीवन जीने का रास्ता है। और एक अंतिम विचार यह है कि डीप वर्क करने की क्षमता तेजी से दुर्लभ होती जा रही है, ठीक उसी समय जब ये और अधिक मूल्यवान होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप बना रहा है। हाँ, और ये गैप उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो इस स्किल को सीखने और अपनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग सतहीपन को नकारते हैं और गहराई को अपनाते हैं, वे न केवल आर्थिक रूप से सफल होंगे बल्कि एक ज्यादा संतुष्ट जीवन भी जिएंगे। ये श्रोताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाता है। तो ये सब सुनने के बाद सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डीप वर्क के लिए जानबूझकर जगह कैसे बना सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि सुबह का 1 घंटा फोन को हाथ ना लगाया जाए, या हफ्ते में 1 दिन सिर्फ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ब्लॉक कर दिया जाए? अपने काम और अपनी जिंदगी में गहरे ध्यान के लिए जगह बनाने की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है?